किसी भी देश की पहचान इस बात से होती है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में क्या सिखाता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं। हम भारत के 10वीं क्लास के सोशल साइंस के एक परीक्षा पत्र में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो सवाल ये है, क्या ये 10वीं कक्षा की इतिहास की परीक्षा पास हो पाएगी? चलिए इसे सिर्फ एक विश्लेषण की तरह नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह देखते हैं कि ये सवाल हमें इतिहास की कितनी गहरी समझ देते हैं। चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं। हमारा ध्यान होगा 20वीं सदी के उन बड़े बड़े संघर्षों और आंदोलनों पर जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो पहला सवाल आता है, ये एक ऐसी तारीख है जिसे दुनिया भर के छात्रों को याद कराया जाता है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। और सही जवाब है 1914। ये युद्ध 4 साल तक चला। 1918 में खत्म हुआ, लेकिन इसका असर वो बहुत गहरा था। बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए और दुनिया में ताकतों का जो बैलेंस था वो हमेशा के लिए बदल गया। अच्छा, अब आते हैं भारत की आज़ादी की लड़ाई पर। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस लंबे और बढ़ते हुए संघर्ष के सफर को दिखाती है। 1919 के रॉलेट एक्ट से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक हर एक घटना ने आज़ादी की उस आग को और हवा दी। रॉलेट एक्ट, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को इतनी ताकत दे दी कि वो किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रख सकती थी। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था और जाहिर है इसके विरोध ने ही पूरे देश को एक साथ ला खड़ा किया। और फिर 1942 में आया ये नारा, करो या मरो। ये गांधी जी का एक आखिरी और निर्णायक आह्वान था। संदेश बिल्कुल साफ था, अब या तो पूरी आज़ादी चाहिए या कुछ भी नहीं। इसने पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। तो ये तो हुई संघर्ष और आंदोलन की बात। अब जरा उन आइडियाज, उन विचारों की ताकत को देखते हैं जिनसे नए जमाने के देश बने। ज़ोल्वेरिन, ये एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक इकोनॉमिक आइडिया एक पूरे देश को बना सकता है। हुआ ये कि प्रशिया ने एक कस्टम यूनियन बनाया जिसने 39 जर्मन राज्यों के बीच के टैक्स खत्म कर दिए। जब व्यापार आसान हो गया तो जर्मनी के ये अलग अलग हिस्से एक दूसरे के करीब आने लगे और यहीं से राजनीतिक एकीकरण का रास्ता भी खुल गया। अब एक और सवाल जो सरकारों के स्ट्रक्चर के बारे में है। 1993 से पहले बेल्जियम में एक यूनिटरी सरकार थी, मतलब सारी पावर सेंटर के पास। बाद में ये किस तरह की सरकार में बदल गई, और ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा था। पहले जहां सारी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, अब उसे केंद्र, राज्य और अलग अलग समुदायों की सरकारों के बीच बांट दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे एक देश अपनी डाइवर्सिटी को संभालने के लिए अपने सिस्टम को बदलता है। अच्छा, विचारों को फैलाने की बात हो रही है तो प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र तो करना ही होगा। भारत में इसका आना एक गेम चेंजर था। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली मिशनरीज इसे गोवा लाए तो इसने ज्ञान को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। और इसका असर देखिए, इन पब्लिकेशंस ने दिखाया कि प्रिंट कितना ताकतवर हो सकता है। एक तरफ राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी सती प्रथा जैसी बुराइयों पर बहस छेड़ रही थी, तो दूसरी तरफ वंदे मातरम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा था। इसने उन लोगों को भी आवाज दी जिनकी बात पहले कोई नहीं सुनता था। तो विचारों और सामाजिक बदलावों से आगे बढ़ते हैं और अब उन आर्थिक ढांचों पर नजर डालते हैं जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को चलाने के लिए बनाया गया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया को फिर से पटरी पर लाना था। इसके लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। वहां 2 बड़े संस्थान बनाए गए। उन्हें अक्सर क्या कहा जाता है? हाँ, तो उन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस या ब्रेटन वुड्स के जुड़वा कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों एक ही जगह, एक ही सोच के साथ पैदा हुए थे। तो इन जुड़वाओं का काम क्या था? देखिए, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम था देशों को पेमेंट बैलेंस की दिक्कतों से निकालना, मतलब शॉर्ट टर्म आर्थिक स्थिरता देना। और वर्ल्ड बैंक का काम था देशों को विकास और पुनर्निर्माण के लिए लंबे समय के लिए लोन देना। तो एक था स्टेबिलिटी के लिए, दूसरा था ग्रोथ के लिए। लेकिन सब कुछ इन बड़ी ताकतों के हिसाब से नहीं चल रहा था। यहीं पे एंट्री होती है G77 की। ये असल में विकासशील देशों का एक गठबंधन था। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश एक साथ आए ताकि दुनिया में उनकी भी एक मजबूत आवाज हो। और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या NIEO की।
वो चाहते थे कि व्यापार के नियम ज्यादा निष्पक्ष हों और उन्हें अपने खुद के संसाधनों पर ज्यादा कंट्रोल मिले। वो सिर्फ मदद नहीं बल्कि सिस्टम में बराबरी का हक मांग रहे थे। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम तेजी से भारत के भूगोल, उसके प्राकृतिक संसाधनों और देश की जीवन रेखाओं पर एक नज़र डालेंगे। तो ये टेबल एक तरह से भारत का रिसोर्स मैप है। देखिए, तांबे के लिए राजस्थान की खेतड़ी खदानें, थोरियम के लिए केरल की मोनाजाइट रेत, कपास के लिए काली मिट्टी वाले इलाके। ये सारी जानकारी किसी भी देश की आर्थिक प्लानिंग के लिए कितनी ज़रूरी होती है, ये हम सब जानते हैं। और ये हैं देश की लाइफलाइंस। बैंगलोर, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है, NH44, देश का सबसे लंबा हाईवे, गंगा नदी पर बना नेशनल वाटरवे नंबर 1, और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जरूरी कच्चा माल, चूना पत्थर। ये सब वो नसें हैं जो भारत की इकोनॉमी को दौड़ाती हैं। तो इन सब सवालों और जवाबों से हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये सिर्फ याद रखने वाले फैक्ट्स नहीं हैं। ये मिलकर एक नज़रिया बनाते हैं। ये एक देश की कहानी बताते हैं, उसके संघर्ष की, उसके विचारों की और उसकी नींव की कहानी। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज अपने इतिहास के बारे में वो कौन सा एक सवाल है जिसे पूछना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एक ऐसा सवाल जो हमारे आने वाले कल को दिशा दे सके।